कैसे होगा, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था, जो ड्रैगन आइलैंड होता है उसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया था। भाई वहाँ पे हम लोगों को एक एंजल भी देखने के लिए मिलती है। तो एंजल थी ये एक तरीके से एक डेमी गॉड थी, यानी अगर इसकी पावर्स की बात की जाए तो ये जेफरस रिलम के ऊपर थी। कुरल वर्ल्ड के अंदर देखा जाए तो ये सबसे ज्यादा टॉप का रिलम था, कि इसके ऊपर के जो रिलम है जैसे कि इमोर्टलिटीज एंड निर्वाणा लेवल के प्रैक्टिशनर जनरली इस दुनिया में नहीं रहते। इसी तरीके से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है लगभग ड्रैगन आइलैंड को सील हुए 1 महीना हो चुका था। दूसरी तरफ जो जाओचैन था वो अपने आप को ट्रेन करने में लगा हुआ था, क्योंकि वो जानता था कि इस जगह पे स्ट्रेंथ ही सब कुछ है। भाई इसी दौरान हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ज्यादातर जो प्रैक्टिशनर्स थे वो पूरी तरीके से पागल हो चुके थे, बिकॉज उनको लगने लग गया था क्योंकि उनका अभी एक्सटर्नल वर्ल्ड से पूरी तरीके से नाता टूट चुका है, तो यहाँ पे वो कुछ भी कर सकते हैं। फिर एक तरीके से वो पागल हो चुके थे, इसलिए वो फीमेल प्रैक्टिशनर्स को काफी ज्यादा छेड़ने लग गए थे। डेफिनेटली जो फीमेल प्रैक्टिशनर्स पावरफुल नहीं थी उनको काफी कुछ सफर करना पड़ा था बीते दिनों के अंदर, एंड इसी के साथ काफी ज्यादा मार काट एंड ये सारी चीजें काफी ज्यादा नॉर्मल सी हो चुकी थी। यहाँ के जो मॉन्स्टर्स थे यानी कि मैजिकल बीस्ट वो भी एकदम से थोड़े से पागल से हो गए थे। उन लोगों ने लोगों को कुछ ज्यादा ही स्लॉटर करना स्टार्ट कर दिया था। ऐसे लग रहा था कि चारों तरफ जैसे कि क्रांति मच चुकी हो, सब एक दूसरे को मारने काटने में लगे हुए थे, इंक्लूडिंग मैजिकल बीस्ट। जाओचैन को इन सारे माहौल का पता चलता है तो उसे लगता है कि मे बी ये उस इमॉर्टल लाइट के कारण है, इसने इस पूरे ड्रैगन को सील करके रखा है। भाई इन सारे टाइम के अंदर सबसे ज्यादा अच्छी हालत में अगर कोई था तो वो थी ट्रेंट वैली, जिसे जाओ लीनियर ने एस्टेब्लाइज किया था। जाओ लीनियर के पीछे भी काफी सारे लोग पड़े थे, लेकिन उन सब लोगों की लाशें बिछ गई। डेफिनेटली जाओ लीनियर कमजोर लड़की नहीं थी। इन्हीं सब कुछ छोटे मोटे कारणों के कारण लोगों की जो मुठभेड़ होती है वो ट्रेंट वैली के साथ भी हो जाती है। वो ट्रेंट वैली को सप्रेस करना चाहते थे, वो जानते थे कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते, इसलिए सभी लोगों ने अपने अपने अलायंस फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया था। जैसे कि नेचर अलायंस जो कि योल्डे और चॉस के द्वारा बनाई गई थी, धर्मा अलायंस जो कि बुद्धिस्ट सीजन के द्वारा बनाई गई थी, उसके कुछ और दोस्तों के द्वारा, डाइंग अलायंस जो कि यांग क्विंग चैंग एंड लैंडे के द्वारा बनाई गई थी, रेडियंस अलायंस जो कि लाइट स्पेल मास्टर के द्वारा बनाई गई थी, एक ग्लास यानी कि ब्लू रेन अलायंस की एक लड़की के द्वारा बनाई गई थी जो कि एक फीमेल साइकिक कल्टिवेटर थी। बट चाहे कुछ भी हो, जो ट्रेंट वैली थी वो सबसे पहली अलायंस थी, वो बाकी सारे अलायंस से काफी ज्यादा बड़ी एंड पावरफुल थी। इस दौरान अपनी खुद की अलायंस बनाना और फॉर्म करना ये काफी ज्यादा ह्यूज ट्रेंड बन चुका था। इसी दौरान कुछ रूल्स भी फॉर्म हो चुके थे, जैसे कि अगर 2 अलायंस आपस में फाइट करना चाहे तो 3 अलायंसेस से ज्यादा अलायंसेस को अपने साथ शामिल नहीं कर सकती। इवन अगर 2 अलायंस आपस में फाइट भी करना चाहे, उन 2 अलायंसेस को सबसे पहले 10 अलायंसेस से इस चीज के ऊपर एग्रीडेटेड साइन करनी होगी। उसके बाद वो अपनी मिलिट्री फोर्स के साथ एक दूसरे के साथ फाइट कर सकते हैं। सारे रूल्स इसलिए बनाए गए थे ताकि जो अलायंसेस है वो आपस में एक दूसरे के साथ कंबाइन हो के कोई एक काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन ना बन जाए, कि अगर 4-5 अलायंस आपस में हाथ मिला लेती है, उनमें से जो सबसे ज्यादा पावरफुल हो वो ऑफकोर्स रूलर बन जाएगा। एंड यहाँ पे एक तरीके से मोनार्की आ सकती थी कि एक ही बंदे का रूल होता फिर तो, क्योंकि सभी लोगों के पास पावर बराबर इसके अंदर डिवाइड हो, इसलिए इन सारे रूल्स को बनाया गया था। दूसरी तरफ हम लोग को जाओचैन देखने के लिए मिलता है, काफी ज्यादा लंबे टाइम से एक क्लिफ के अंदर छुप के बैठा हुआ था, कल्टीवेशन कर रहा था। फाइनली वो अपनी कल्टीवेशन के बाहर आता है। जैसे ही बाहर निकलता है, बाहर हम लोग को काफी ज्यादा सुंदर सा वाटरफॉल भी देखने के लिए मिलता है, एंड एक काफी ज्यादा सुंदर नजारा भी देखने के लिए मिलता है। हम लोग को लिटर भी देखने के लिए मिल सकती थी, जो कि इधर से उधर उछल रही थी। जब वो जाओचैन को कुछ मीट पकाते हुए देखती है, एकदम से खुश हो जाती है, वो हंसने लग जाती है छोटे बच्चे की तरह। जाओचैन ने अभी तक इसका कोई नाम नहीं रखा था, कि ये हमेशा हंसती रहती थी, इसलिए जाओचैन इसे ही नाम देना चाहता था। एट द एंड वो उसे किकी नाम दे देता है। वही हम लोग को वो 3 स्केलेटन देखने के लिए मिलता है, क्रिस्टल्स को ऑब्जर्व कर करके अपनी पावर्स को बढ़ा चुके थे, ऑलरेडी 3rd सेलेस्टियल लेयर तक पहुंच चुके थे। उसके बाद जो जाओचैन था वो थोड़ा सा आउटसाइड वर्ल्ड के अंदर घूमना चाहता था, वो देखना चाहता था कि बाहर क्या चल रहा है, लेकिन वो इस वक्त उन 3 स्केलेटन्स को अपने साथ नहीं लेके जाना चाहता था, क्योंकि वो जो 3 स्केलेटन्स थे वो काफी आई कैचिंग थे, कि उनके थ्रू जाओचैन जल्दी से किसी की भी नजर में आ सकता था, इसलिए वो उन्हें कुछ टाइम के लिए वहीं पे रुकने के लिए छोड़ देता है। वो अकेला ही बाहर घूमने चले जाता है। जब जाओचैन बाहर जाता है तो उसे कुछ चीजों के बारे में पता चलता है कि काफी सारी अलायंसेस बन चुकी है। इन अलायंसेस बनाने के काफी सारे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस है, साथ ही साथ काफी सारे रूल्स भी बनाया गया। रही बात जाओचैन की, तो जाओचैन तो ऑलरेडी काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी बन चुका है, एंड साथ ही साथ जाओचैन को अभी छुपने की भी कोई जरूरत नहीं थी। कोई भी पर्सन नॉर्मली खुलेआम फाइट नहीं कर सकता था, और उन्हें फाइट करनी है तो उन्हें अरीना के अंदर फाइट करनी होगी, वो भी ऑफिशियल बैटल के थ्रू। इसलिए जाओचैन अगर सड़क के ऊपर नंगा भी घूमता है, पहले की तरह लोग उसे पागल कुत्ते की तरह काटने के लिए नहीं भागेंगे। वही रास्ते से जाते जाते फाइनली जाओचैन के सामने कोई आ जाता है। उसकी तरफ देखते हुए जाओचैन स्माइल करता है एंड कहता है, क्या कोइंसिडेंस है, हम दोबारा मिल गए। ये और कोई नहीं है, चॉस था। वो जाओचैन को देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम जाओचैन ने इसका कुत्ता बना के इसे मारा था। जैसे ही उसे पता चला कि जो जाओचैन है वो इनके रीजन के अंदर एंटर करके तुरंत जाओचैन से मिलने के लिए आ गया, कि वो जाओचैन से अपना बदला ले सके। और जाओचैन से कहता है, आज मैं तुम्हें फाड़ के रख दूंगा। वही जो जाओचैन होता है वो चॉस की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा मैंने सुना है कि कुछ रूल्स बनाए गए, जो बैटल्स है वो अभी लीगलाइज्ड कर दिए गए, यानी कि अगर हम दोनों बैटल करते हैं तो किसी न किसी को विटनेस बनना पड़ेगा, एंड ये जो बैटल है ये अरीना के अंदर होगा। सारी चीजें सुनने के बाद जो चॉस होता है उसे गुस्सा आने लग जाता है। डेफिनेटली वो इन सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेता था, क्योंकि ये सारे के सारे रूल्स अभी बनाए गए थे, तो वो सबसे पहला इंसान नहीं बनना चाहता था जिसने इन रूल्स को तोड़ा है। फाइनली ये दोनों डिसाइड कर लेते हैं कि ये दोनों आपस में बैटल करेंगे। जो बैटल होगा ये एक लीगलाइज्ड बैटल होगा, कि ये प्रॉपर
पर अरीना के अंदर होगा काफी सारे लोगों के बीच में न्यूज काफी ज्यादा तेजी से फैलने लग जाती है। आफ्टर ऑल ये सबसे पहला लीगलाइज्ड बैटल था एंड झाओ चैन तो ऑलरेडी काफी ज्यादा फेमस था ही। इन सब चीजों के बारे में न्यूज फैल रही थी तो जो याओल डे होता है वो भी आ जाता है, क्योंकि चॉस भी याओल डे के अलायंस के अंदर ही था। उनका ये जो नेचर अलायंस था ये याओल डे एंड चॉस के द्वारा ये स्टेबलाइज किया गया था। ऑफ कोर्स याओल डे को भी झाओ चैन से बदला लेना था। उनको अरीना देखने के लिए मिलता है जहाँ पे 100 ऑफ प्रैक्टिशनर्स आए थे इन लोगों की फाइट देखने के लिए। चॉस काफी अच्छे तरीके से जानता था कि जो याओल डे है वो उसके लिए काफी ज्यादा चिंतित है। आफ्टर ऑल ये दोनों काफी अच्छे खासे दोस्त है। ये काफी ज्यादा शेमफुल होता कि अगर ये 2 वर्सेस 1 करते, लेकिन वही जो झाओ चैन होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा हिम्मत वाला होता है, वो पहले ही चॉस के साथ फाइट कर चुका था एंड अभी वो पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल बन चुका था। इसलिए झाओ चैन खुले आंख चुनौती दे देता है इन दोनों को, तुम दोनों भी मेरे साथ फाइट कर सकते हो, मुझे तुमसे डर नहीं लगता। एंड क्योंकि इस वक्त झाओ चैन ने खुद ही हामी भर दी होती है इस चीज के अंदर, याओल डे भी पीछे नहीं हटता। याओल डे था वो नेचर अलायंस को रिप्रेजेंट करता था। यहाँ पे और भी काफी सारे अलायंसेस आई थी। जब उनको पता चलता है कि यहाँ पे 2 लोग मिलके झाओ चैन के साथ फाइट करने वाले हैं तो काफी सारे लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं। याओल डे ये कितना ही ज्यादा शेमलेस है, एक अलायंस का लीडर होने के बाद भी 2 वर्सेस 1 करने वाला है। लिटरली ये कितनी ज्यादा शेमलेस बात है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अगर इन लोगों को आपस में फाइट भी करनी है, इन लोगों को लगभग 3 अलायंसेस से परमिशन लेनी पड़ेगी। पहला तो याओल डे जो अपनी खुद के अलायंस को रिप्रेजेंट करता था। सेकंड अलायंस थी ट्रेंड वैली यानी कि झाओ लिनियर, उसे तो घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, इवन वो झाओ चैन को मरवाना चाहती थी। जो थर्ड अलायंस थी वो थी फ्लटरिंग क्लाउड, की काफी ज्यादा सुंदर लड़की के द्वारा स्टेबलाइज की गई थी जिसका नाम लाइम माओ था। जब झाओ चैन इस थर्ड अलायंस वाली लड़की को देखता है तो उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये लड़की के साथ उसकी क्या दुश्मनी है, इसने इस लड़की को तो कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो ये अभी याओल डे के साइड में क्यों खड़ी है। तभी हम लोग को वहाँ पे डैमियन देखने के लिए मिलता है जो कि एक स्पेल मास्टर था। गाइस मुझे खुद को नहीं पता कि ये बंदा अचानक से बीच में क्यों टपक गया। ये कहता है ऐसा नहीं हो सकता, 1v1 ही होगा, किसी ने भी इस बैटल के अंदर इंटरफियर किया तो मेरे से ज्यादा बुरा कोई नहीं होगा, मैं उनको फाड़ के रख दूंगा। एंड इसी कारण जो याओल डे होता है वो इस बैटल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। फिलहाल इस वक्त यहाँ पे चॉस एंड झाओ चैन के बीच में फाइट होने वाली थी। झाओ चैन भी इन सब चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचता एंड फाइनली इन लोगों के बीच में जो बैटल होता है वो स्टार्ट हो जाता है। उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था, साथ ही साथ उसके पीछे हम लोगों को काफी सारे बीस्ट के फिगर्स देखने के लिए मिल सकते थे। और काफी ज्यादा तेजी से झाओ चैन की तरफ आगे बढ़ता है, हाथों के अंदर काफी ज्यादा बड़े बड़े नाखून, झाओ चैन की तरफ एक स्लैश अटैक मारता है। इवन जो झाओ चैन के पीछे का स्पेस होता है उसके अंदर भी हल्की सी दरारें आ जाती है। झाओ चैन था वो बिल्कुल भी कमजोर नहीं था, चॉस को हरा चुका था एंड इस वक्त झाओ चैन पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। चैन के बॉडी के अंदर से भी काफी ज्यादा पावरफुल येलो कलर का इंपोजिंग ऑरा बाहर आता है। इसी के साथ वो हवा के अंदर काफी सारे ब्लेड्स फॉर्म कर देता है। एक तरीके से झाओ चैन के पीछे की पूरी दीवार कवर हो चुकी थी उसके ऑरा से। डिवाइन पावरफुल एनर्जी रेडियंस को देख के सब लोग पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे 2 विशेष बीस्ट आपस में फाइट कर रहे हो। उसके बाद इन लोगों के बीच में काफी सारे क्लैशेस होते हैं। ऐसे लग रहा था कि 2 लाइटनिंग की बीम्स एक दूसरे से टकरा रही हो। दोनों की जो किलिंग टेक्निक्स थी वो काफी ज्यादा राइवल कर रही थी एक दूसरे से। ऐसा लग रहा था कि 2 जानवर लड़ रहे हो आपस में। बट स्टिल एट द एंड हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो झाओ चैन है ये फाइनली इस फाइट के अंदर थोड़ा बहुत डोमिनेट कर रहा होता है। उसका पलड़ा हम लोग को थोड़ा सा ज्यादा भारी दिख रहा होता है। इसके साथ जो चॉस होता है वो हवा के अंदर एक बहुत बड़ी जंप मारता है एंड पूरी ताकत के साथ वो झाओ चैन के ऊपर कूद जाता है। जो झाओ चैन होता है वो भी अपने हाथों के अंदर कुछ सील्स फॉर्म करता है। इसके साथ जैसे चॉस का मुक्का झाओ चैन को पड़ने वाला होता है उड़ता हुआ, झाओ चैन तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है एंड उसकी कलाई को मोड़ते हुए उसे सामने की तरफ पटक देता है। जो अटैक था ये काफी ज्यादा आइकॉनिक सा लग रहा था। टाइम तक जो चॉस था वो समझ चुका था उसकी कोई औकात नहीं है झाओ चैन के सामने। ज्यादा पावरफुल अटैक भी झाओ चैन ने काफी ज्यादा इजीली रोक दिया एंड इवन टॉड उसे पटक भी दिया जमीन के ऊपर। पहले की चॉस वापिस से उठता है जो झाओ चैन होता है वो वापिस से उसका हाथ पकड़ लेता है एंड उसे हवा के अंदर उछाल देता है एंड ऊपर से एक फ्लाइंग किक मारता है। इसी के साथ जो चॉस की बॉडी होती है वो पूरी तरीके से जमीन में ढस जाती है। झाओ चैन ऊपर से उठ के आता है एंड उसकी छाती के ऊपर अपने पाव से स्टॉम्प करने वाला था। चॉस जैसे तैसे करके इस अटैक से डॉज कर लेता है। उसके फटके 1000 हो चुकी थी। तभी झाओ चैन उसके एक पाव को पकड़ लेता है, उसके पाव को उखाड़ देता है लिटरली। उसका खून पूरी तरीके से चारों तरफ उड़ रहा था। उसके बाद जो झाओ चैन होता है वो चॉस के हाथों को पकड़ता है, उसके हाथों को भी उखाड़ना शुरू कर देता है। तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है डैमियन ऊपर से उड़ते हुए आता है। वो कहता है रुक जाओ, झाओ चैन के ऊपर एक अटैक कर देता है। काफी लंबा चौड़ा हम लोग को ग्रीन कलर का सरपेंट देखने के लिए मिल सकता था कि झाओ चैन की बॉडी से जाके लपट जाता। जब बाकी के लोग इस चीज को देखते तो सब लोग गालियां देने लग जाते हैं, कितने ज्यादा शेमलेस पर्सन है ये बंदा। थोड़े टाइम पहले काफी ज्यादा बकचोदी पेल रहा था कि फालतू की बातें बोल रहा था एंड अभी ये खुद अपनी बातों के ऊपर टिक नहीं पाया एंड ये खुद अंदर कूद पड़ा बैटल के अंदर। सभी लोगों को लग रहा था कि जरूर याओल डा ने इसे कमांड दी होगी अंदर जाने के लिए, क्योंकि जो डैमियन था वो भी नेचर अलायंस से ही था, खुद के मर्जी से तो कुछ कर नहीं सकता था। डेफिनेटली उसे याओल डा ने परमिशन दी होगी। तभी जो झाओ चैन होता है अभी तक वो जो सांप था वो लिपटा नहीं था, वो लिपटने वाला था, लेकिन तभी जो झाओ चैन होता है वो चॉस की बॉडी को हवा में घुमा के उस सरपेंट के ऊपर मार फेंकता है। इसी के साथ चॉस की बॉडी की और भी काफी सारी हड्डियां टूट जाती है। उसके हाथ पाव झाओ चैन ने उखाड़ दिए थे। तभी उसकी बॉडी के अंदर से बची हुई जितनी भी हड्डियां थी वो भी पूरी तरीके से टूट रही थी। एट द सेम टाइम जो झाओ चैन होता है वो चॉस के छाती के ऊपर धर के एक मुक्का मार देता है। इसके बाद वो काफी सारी डिवाइन ब्लेड छोड़ देता है जो कि चॉस की गर्दन को काटने वाले थे। लेकिन तभी सामने से हम लोगों को काफी सारी एशियन ट्री की वाइन्स देखने के लिए मिलती है। जो वाइन अटैक था ये डेफिनेटली डोमियन के द्वारा ही किया गया था। झाओ चैन का स्लैश अटैक इन सारी वाइन्स को काटते हुए डायरेक्टली चॉस की तरफ पहुंच जाता है। डेफिनेटली चॉस को उस तरीके से हिट नहीं कर पाता, लेकिन स्टिल चॉस दूर उड़ते हुए जाता है। तो जो झाओ चैन था वो चॉस को मार देना चाहता था, लेकिन झाओ चैन नोटिस कर लेता है जो चॉस है उसके बॉडी के अंदर का जो हिडन पोटेंशियल है वो ऑलरेडी अवेक हो चुका है, क्योंकि उसके बॉडी के अंदर 2 सोल्स
हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती थी। टाइगर की थी यानी एक वुल्फ की थी जो कि अवेक हो चुकी थी। इसके अवेक होने से भी घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ा था। फर्क इतना पड़ा था कि वो अभी तक मरा नहीं था। लेकिन फिर झाओ चैन सोचता है भी उसने चॉस को पूरी तरीके से विकलांग कर दिया, वो फ्यूचर के अंदर उसका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। उसके बाद जो झाओ चैन होता है वो डैमियन के साथ फाइट करने लग जाता है। डैमियन था वो पर्पल लाइटनिंग का इस्तेमाल कर रहा था एंड साथ ही साथ बीच बीच में ब्लैक अंडरवर्ल्ड फ्लेम एंड एनर्जी जाइंट सर्वेंट्स का भी इस्तेमाल कर रहा था। वो पागलों की तरह झाओ चैन के ऊपर लगातार हमला कर रहा था। जो झाओ चैन था वो ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल था, अपनी ऑर्डिनरी अटैक से इसके अटैक्स को रोक ले रहा था। सब चीजों से जो डैमियन था वो काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका था। पहले तो उसकी इज्जत चली गई थी एकदम से, इस तरीके से वो यहाँ पे आया था इसके कारण। अभी जब वो झाओ चैन के ऊपर अटैक कर रहा है उसके अटैक का कोई भी फायदा नहीं हो रहा, उल्टा झाओ चैन उसकी बचाने में लगा था। साथ जो झाओ चैन होता है वो सडनली एक सर्टेन डायरेक्शन के अंदर भागने लग जाता है। डैमियन उसका पीछा करता है। झाओ चैन एक ऊंची छलांग मारता है, डैमियन भी उसके पीछे छलांग मारता है। झाओ चैन उसके ऊपर एक मुक्का मारता है एंड उसके बाद काफी ज्यादा ऊपर उड़ता है। ऊपर से काफी ज्यादा पावरफुल एक ड्रॉप किक उसके छाती के ऊपर धर के मारता है। जो डैमियन होता है वो नीचे गिरते हुए आता है एंड उसके छाती के अंदर जितनी भी हड्डी आती है वो सारी की सारी टूट चुकी थी। एक्चुअल में देखा जाए तो किसी को भी भरोसा नहीं हो रहा था कि जो झाओ चैन है एक्चुअल में उसने एक स्पेल मास्टर को हरा दिया। क्योंकि जो स्पेल मास्टर है वो हवा में उड़ सकता है, जो झाओ चैन है वो बस हवा में उछल सकता है। झाओ चैन पहले भाग के इसलिए गया था ताकि वो जानबूझ के इसको हवा के अंदर उड़ा सके। ऐसी डैमियन हवा के अंदर उड़ा था, उसने उछल के उसके छाती के ऊपर एक किक मारी, हवा के अंदर से उसे जमीन के ऊपर काफी ज्यादा तेजी से फोर्स के साथ पटक दिया। ऑलरेडी जब आसपास के लोग झाओ चैन को इस तरीके से फाइट करते हुए देखते तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो झाओ चैन से नफरत करते थे, सारे के सारे तो नफरत नहीं करते थे, तो इसलिए ये लोग खुश हो रहे थे। अगर किसी का सही में यहाँ पे सबसे ज्यादा मुंह लटका हो तो वो थी झाओ लिनियर। डेफिनेटली वो इन सब रिजल्ट से कैसे खुश हो सकती थी। तो झाओ चैन को मरा हुआ देखना चाहती थी। इसके बारे में जो है वो चारों तरफ न्यूज फैल जाती है। वही लैंडे को भी इस चीज के बारे में पता चल जाता है। में देखा जाए तो जो लैंडे था वो अनडाइंग अलायंस से था, उसका अलायंस थोड़ा सा दूर था, इसलिए वो झाओ चैन के इस बैटल के अंदर नहीं आ पाया था। इवन यहाँ पे यांग क्विंग चैंग भी नहीं आई थी, लेकिन उनको भरोसा नहीं हो रहा था कि चॉस ने इतना ज्यादा बुरी तरीके से झाओ चैन के हाथों क्रशिंग डिफीट सही। ये लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं, यांग क्विंग चैंग कहती है झाओ चैन वो लड़का उसकी स्ट्रेंथ सही में मेरे एक्सपेक्टेशन से भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड यांग क्विंग चैंग से कहता है उसे पर्सनली एक बार टेस्ट करना चाहता हूँ, बंदा मुझे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। गाइस ये दोनों वही लोग हैं जो झाओ चैन को वाटरफॉल के पास में मिले थे, जिन्होंने झाओ चैन को भगा दिया था। झाओ चैन को उस टाइम इन लोगों के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा भी आया था। जो यांग क्विंग चैन होती है वो लैंडे से कहती है ज्यादा बेवकूफ बनने की जरूरत नहीं है, कि मैंने रूमर सुना है उस बंदे से जीतना इतना ज्यादा आसान नहीं होगा। डॉट अगर तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी हो के बाद भी अपनी एबिलिटीज को कंसील करके रखना पड़ेगा। तो भले ही जो यांग क्विंग चैन थी आगो के अंदर मर्डर हो रहा था, उसके बाद भी वो काफी ज्यादा सुंदर दिख रही थी। गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि झाओ लिनियर के बाद अगर इस पूरे के पूरे नोवेल में कोई सबसे ज्यादा सुंदर लड़की है तो वो यांग क्विंग चैन। सीन शिफ्ट होता है, हम लोग को वापस से झाओ चैन देखने के लिए मिलता है। ऑलरेडी झाओ चैन का बैटल फिनिश हो चुका था, ये एक ऑफिशियल मैच था इसलिए बार बार कोई बीच में उंगली तो नहीं कर सकता था। बैटल खत्म होने के बाद काफी सारे अलायंस के लोग झाओ चैन के साथ दोस्ती करना चाहते थे। डेफिनेटली उन सभी लोगों ने झाओ चैन के अंदर का पोटेंशियल देख लिया था। इन लोगों की दुश्मनी नहीं थी झाओ चैन के साथ, डेफिनेटली वो उनको अपने अलायंस के अंदर मिलाना चाहते थे। बट जो झाओ चैन होता है वो ज्यादातर इन सभी लोगों को अवॉइड करता है। वो जाता है बुद्धि सीजन के पास, झाओ चैन का इकलौता दोस्त था। बुद्धि सीजन ने भी अपना खुद का एक अलायंस बनाया था। वो भी झाओ चैन को अपने अलायंस के अंदर बुलाता है जिसका नाम धर्मा अलायंस था, बट झाओ चैन उसे मना कर देता है क्योंकि इस वक्त जो झाओ चैन था वो किसी भी अलायंस को नहीं ज्वाइन करना चाहता था कि ऑलरेडी उसने काफी सारे लोगों से दुश्मनी लेके रखी थी। वो किसी अलायंस को ज्वाइन करता है कि अगर वो बुद्धि सीजन की अलायंस को ज्वाइन करता है वो उसका एक दोस्त था एंड उसके कारण में भी उसको काफी ज्यादा दिक्कतें हो सकती है फ्यूचर के अंदर, इसलिए झाओ चैन उसके अलायंस को ज्वाइन नहीं करता। बुद्धि सीजन जो था उसे इन सब चीजों से कोई भी दिक्कत नहीं थी, स्टिल झाओ चैन फिर भी ज्वाइन नहीं करता। एट द एंड वो लोग एक सीक्रेट ट्रीटी साइन करते हैं कि एक दूसरे के साथ एक अलायंस फॉर्म करता है, एक सीक्रेट अलायंस। कुल मिला के जो झाओ चैन है वो उनके अलायंस को ज्वाइन तो नहीं करेगा, स्टिल वो उनकी मदद करेगा अभी उन्हें कोई जरूरत हो, एंड इसी तरीके से वो भी झाओ चैन की मदद करेंगे जब भी झाओ चैन को उनकी जरूरत हो। इस चीज के बारे में किसी को भी बताया नहीं जाएगा, इसलिए ये जो चीज है ये सीक्रेट रहेगी। इस तरीके से झाओ चैन को उन लोगों का सपोर्ट भी मिल जाएगा, उन लोगों को भी झाओ चैन का सपोर्ट मिल जाएगा, एंड इस चीज के कारण दोनों की वजह से कोई भी दिक्कतें भी नहीं आएगी। झाओ चैन अभी भी पूरी तरीके से आजाद रहेगा। उसके बाद जो झाओ चैन होता है वो ईजन के साथ काफी सारी बातें करता है, लोग आपस में थोड़ा बहुत मीट वगैरह खाते हैं, उसके बाद भी अपने आप को वेजिटेरियन कहते हैं। साथ ही साथ वो झाओ चैन को ये भी कहते हैं कि झाओ चैन कुछ टाइम के अंदर सेलिब्रिटी बन चुका है। झाओ चैन जो कि एक ह्यूमन वर्ल्ड से आया था, स्टार्टिंग के ऊपर उसके ऊपर कोई भी फोकस नहीं कर रहा था, बट अभी ड्रैगन आइलैंड के ऊपर शायद ही कोई होगा जो कि झाओ चैन को नहीं जानता। इसके अलावा जो झाओ चैन था वो यीजैन से एक चीज जानना चाहता था। ट्रेंड वैली के अंदर उसने बहुत पहले एक बंदे को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा था, ट्रेंड से ट्रांसफॉर्म हुआ था। वो बंदा एक्चुअल में वो है कौन, वो अभी कितना था पावरफुल। दिस सीजन कहता है ट्रेंड वैली काफी था पावरफुल अलायंस। डेफिनेटली वो जो ट्रेंड्स है वो भी काफी था पावरफुल है। वो जो ट्रेंड्स है वो ट्रेंड्स वैली के बाहर नहीं जा सकते, ना कि ट्रेंड्स वैली के अंदर किसी और के बाहर वाले बंदे को अंदर जाने की अनुमति है। सब चीजें सुनने के बाद झाओ चैन को जो चीज कंफर्म करनी थी शायद से वो चीज कंफर्म कर चुका था। इसके बाद वो यीजैन से कहता है एक और चीज जानना चाहता था कि आपके रिलेशनशिप कैसे यांग क्विंग चैन एंड उसके फेलो अपेरेंटिस के साथ, लैंडे के साथ। झाओ चैन ने ये क्वेश्चन पूछा था क्योंकि उसे पता था कि आज नहीं तो कल यानी कि फ्यूचर के अंदर डेफिनेटली यांग क्विंग चैन के साथ उसकी फाइट होने वाली है। जो झाओ चैन है वो सही में काफी ज्यादा दूर की सोच रहा है कि सही में जो लैंड है वो झाओ चैन के साथ फाइट करने के लिए आ रहा है। इस चीज का अंदाजा झाओ चैन ने अभी से लगा लिया। झाओ चैन और भी कुछ क्वेश्चंस पूछता है। एट द एंड जो बुद्धि सीजन होता है वो झाओ चैन के क्वेश्चंस को सुनने के बाद कहता है कि तुम मुझसे ये सारी चीजें पूछ क्यों रहे हो और तुम
तुम इन सब चीजों को क्यों जानना चाहते हो? जाओचन कहता है मुझे माफ करना, मैं अभी आपको कुछ नहीं बता सकता। ये डेफिनेटली मेरे लिए जरूरी था। ये जो जाओचन था उसने वैंग जी फैंग एंड लिू यू को मारा था। ये दोनों उसी जगह से आते हैं जहाँ से यांग क्विंग चैन लैंड आती है। तो अगर उन्हें गलती से भी इस चीज के बारे में पता चला तो डेफिनेटली वो जाओचन के साथ फाइट जरूर करेंगे। इस चीज के बारे में जो जाओ लीनियर है वो काफी अच्छी तरीके से जानती है। वो तो चाहती है कि सभी लोग जाओचन के दुश्मन बने, इसलिए वो डेफिनेटली इस मैटर को एक्सपोज करेगी। इसलिए जाओचन पहले से ही सोच लेता है कि उसकी डेफिनेटली फाइट होगी। अगर वो लोग जबरदस्ती उसके साथ फाइट करने के लिए आ रहे हैं तो डेफिनेटली उनको नहीं छोड़ेगा। जाओचन तो उन लोगों के साथ उल्टा सामने से फाइट करने के लिए जा रहा था। ये चीज देख के जो हीजन होता है वो जाओचन को रोक लेता है एंड कहता है लगता है कि जब सही समय होगा तभी तुम्हें फाइट करनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम पहले से सबसे पंगे ले लोगे भी फ्यूचर के अंदर तुम्हें काफी ज्यादा दिक्कतें आ सकती है। डेफिनेटली ऐसा ना हो कि फ्यूचर के अंदर तुम्हें थोड़ा सा पछताना पड़े, इसलिए तुम जो कुछ भी कर रहे हो काफी ज्यादा सोच समझ के करो। उसके बाद जो जाओचन होता है वो फाइनली हीजन को एक बाय बोल के यहाँ से निकल जाता है। जब जाओचन यहाँ से गुजर रहा होता है तो वो कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है कि अलायंस है जिसके अंदर कुल मिला के 10 लोग, वो 10 के 10 लोग जाओचन को एक साथ चैलेंज करना चाहते हैं। कि देखा जाए तो इनके अलायंस के अंदर ही कुल मिला के 10 पावरफुल लोग होंगे, बाकी के तो ऐसे ही लोग होंगे। यानी कि एक तरीके से पूरा का पूरा अलायंस जाओचन को चैलेंज करना चाहता है। भाई जब लोग जाओचन को इस तरीके से रोड के ऊपर देखते हैं सारे के सारे जाओचन को घेर लेते हैं एंड उससे पूछते हैं क्या तुम सही में उस अलायंस के साथ फाइट करोगे? जाओचन कहता है मुझे कोई शौक नहीं है, उस शेमलेस अलायंस से डेफिनेटली फाइट नहीं करना चाहूंगा। इसी के साथ जो जाओचन होता है वो अपनी सीक्रेट ट्रेनिंग प्लेस के अंदर चला जाता है। यहाँ पे उसने कीकी को छुपा के रखा था। वो 3 स्केलेटन्स भी वहीं पे थे। जो कीकी होती है वो तो सो रही होती है, वो 3 स्केलेटन्स वो क्रिस्टल्स को ऑब्जर्व कर रहे थे। जाओचन इन लोगों को परेशान नहीं करता। अपने खाली टाइम के अंदर जो जाओचन होता है वो इस पूरे के पूरे ड्रैगन आइलैंड का एक छोटा सा मैप बनाता है। इसके अंदर वो कुछ जगहों को मार्क करता है जैसे कि ट्राइनिकल ड्रैगन टेरिटरी एंड ड्रैगन बीच, एलिफेंट ड्रैको वैली और भी काफी सारी जगह। इसके अंदर उसे नहीं जाना। बाहर से देखा जाए तो जो जाओचन था वो ऑलरेडी पूरे के पूरे ड्रैगन आइलैंड के अंदर घूम चुका था, बस डेप्थ के अंदर नहीं गया था। ऑलरेडी उसे कुछ जगह ऐसी पता चल गई थी जहाँ पे उसे नहीं जाना चाहिए। बाद जो जाओचन होता है वो सोचता है कि उसे शायद से ड्रैगन आइलैंड के थोड़े से डेप्थ के अंदर आना चाहिए। उसे वहाँ पे किसी तरीके के ड्रैगन के अंडे मिल जाए, उसकी पावर्स बढ़ जाए। एक बार उसकी पावर बढ़ गई तो वो शायद से खुद का अपना एक अलायंस एस्टेब्लिश कर सकता है, फिर काफी ज्यादा पावरफुल ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स को गैदर कर सकता है, कि नए दोस्त बना सकता है। लेकिन इससे पहले कि जाओचन आगे बढ़ता सबसे पहले एक क्रिस्टल को बाहर निकालता है। ये वही क्रिस्टल होता है जो कि कीकी ने जाओचन को दिया था। आपको याद होगा ये जो क्रिस्टल था ये उस पॉन्ड के वाटर से कंडेंस होकर बना था। जाओचन तुरंत इस क्रिस्टल को ऑब्जर्व करना शुरू कर देता है। जैसे वो इस क्रिस्टल को ऑब्जर्व करता है चारों तरफ काफी ज्यादा उजाला सा फैल जाता है। इस देख के जो कीकी होती है वो भी उठ जाती है एंड वो जाओचन को देखने लग जाती है काफी ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ। जो 3 स्केलेटन्स होते हैं वो भी जाओचन को देख रहे होते हैं। इस वक्त की सारी जो एनर्जी होती है वो जाओचन की तरफ चक्कर काट के उसके बॉडी के अंदर धीरे धीरे ऑब्जर्व हो रही थी। कुछ टाइम तक जाओचन को ऑब्जर्व करने के बाद वो जो 3 स्केलेटन्स होता है वो खुद की मेडिटेशन करना स्टार्ट कर देता है। तो जाओचन के आसपास ही बैठे थे कि वो जाओचन को गार्ड कर सके एंड जाओचन के इस मेडिटेशन मोड के अंदर उसे कोई भी डिस्टर्ब ना कर सके। जाओचन पूरी तरीके से उस क्रिस्टल को ऑब्जर्व कर लेता है। इस क्रिस्टल को ऑब्जर्व करने की मदद से जो जाओचन का लेफ्ट शोल्डर होता है उसका एक एको पॉइंट वो पूरी तरीके से भर जाता है एनर्जी से। अभी तक गाइस हम लोग को इस सीरीज के अंदर यही देखने के लिए मिला है। जाओचन के बॉडी के अंदर के जो डिफरेंट एको पॉइंट्स होते हैं जब इन सब चीजों को ऑब्जर्व करता है उससे वो पूरी तरीके से एनर्जी से भरते हैं। डेफिनेटली इस चीज से उसकी बॉडी पहले से ज्यादा मजबूत होती है। इसी के साथ जो जाओचन था उसने उसी दिन अपना ब्रेक थ्रू भी कर लिया था, यानी कि 5th सेलेस्टियल लेयर के अंदर। ये सब इसलिए हो पाया था क्योंकि जो जाओचन का शोल्डर था साथ उसका जो राइट फुट था उसके अलावा उसका चेस्ट एंड उसके बॉडी का शैंक हिल एको पॉइंट सारे के सारे पूरी तरीके से भर चुके थे एनर्जी से। डेफिनेटली ब्रेक थ्रू के बाद जो जाओचन की बॉडी थी वो काफी ज्यादा टफ हो चुकी थी पहले के कंपैरिजन के अंदर। अभी जाओचन को ऐसा फील हो रहा था कि उसे किसी के बाप से डरने की जरूरत नहीं है। अगला दिन भी शुरू हो जाता है। सुबह जो जाओचन होता है वो सबसे पहले अपने लिए खाना पकाना शुरू करता है, अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करता है। हम लोगों को कीकी देखने के लिए मिलती है जो कि जाओचन को देखती रहती है खाते हुए। उसके मुंह से लार टपक रही थी। डेफिनेटली वो उस चिकन को खाना चाहती थी लेकिन वो खा नहीं सकती थी क्योंकि उसका पेट पूरी तरीके से भर चुका था। आपको याद होगा कि जो कीकी थी उसने डिवाइन लेक का पूरा पानी पी लिया था, के कारण उसका पेट पूरी तरीके से भर चुका था एंड उसने उस पानी को अभी तक डाइजेस्ट नहीं किया, इसलिए वो कुछ भी खा पी नहीं पा रही थी। इस देखिए जो जाओचन होता है वो कीकी को थोड़ा सा पास में बुलाता है एंड कहता है ले खा ले। वो उसे जान मुझे चिढ़ा रहा था। चीज देख के जो कीकी होती है उसे गुस्सा आ जाता है। जाओचन के सर के ऊपर चढ़ के उसके सर के ऊपर पंजा मारना शुरू कर देती है। ये सारी चीजें देख के जो जाओचन था वो हंसने लग जाता है। इसके बाद फाइनली जो जाओचन होता है वो कीकी को लेके उन 3 स्केलेटन्स को लेके वैली की तरफ आगे बढ़ जाता है। पहले कि वो ड्रैगन आइलैंड के अंदर डेप्थ के अंदर जाता है। जाओचन एक और बार आता है धर्मा आइलैंड के अंदर पे वो बुद्धिस्ट ईजैन से मिलता है। बुद्धिस्ट ईजैन एंड हीची दोनों मिलके चिकन खा रहे थे। वो वापस से कहता है कि तुम्हें भी हमारे साथ बैठ के वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए। चीज देख के जो जाओचन होता है वो हंसने लग जाता है एंड कहता है ये लोग नॉनवेज खाने के बाद भी अपने आप को पंडित मानता है। डेफिनेटली ऑर्डिनरी पर्सन से काफी ज्यादा अलग है। जैसे भी लोग ये लोग घमंडी बिल्कुल भी नहीं थे। जो जाओचन था वो इन्हें सही में मॉन्क मानता था। बुद्धिस्ट ईजैन होता है वो जाओचन से कहता है तुम्हें एक चीज बतानी थी। लास्ट नाइट ही मेरी यांग क्विंग के साथ एक मीटिंग हुई थी। इसके अंदर मैं उसे उस चीज के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा था कि वैंग जी फैंग एंड लिू जू के बारे में। जैसे उसने इन सब चीजों के बारे में सुना उसने मेरे साथ कोई भी बात नहीं। मैंने उसे समझाने की काफी ज्यादा कोशिश की लेकिन उसने मुझे बोलने का मौका भी नहीं दिया। जाओचन समझ जाता है इस चीज के थ्रू उसके दिमाग के अंदर एक बेसिक आइडिया लग चुका था। इसका मतलब था कि वो ऑलरेडी इन सब चीजों के बारे में जानती थी। अभी वो डेफिनेटली जाओचन के साथ गुड टर्म्स के अंदर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। अगर ऐसी बात है तो जाओचन भी सामने वाले पार्टी के ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं बरतेगा क्योंकि ये काम ही
हीजान ने जाओचन के लिए किया था, इसलिए जाओचन हीजान को थैंक्स कहता है। वही इसी के बाद जो हीजान होता है वो जाओचन से कहता है हमें काफी केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सुना है कि एक अलायंस पता नहीं तुम्हें चैलेंज करना चाहती है। जाओचन ने इस चीज के बारे में एक दिन पहले सुना तो होता है, उसे एक्चुअल में पता नहीं होता कि ये किस तरीके की अलायंस है। बताता है इस अलायंस का नाम है द एवेंजर। नाम जाओचन को थोड़ा सा अजीब सा लगता है, जिसके बाद वो कहता अच्छा तो इसका फाउंडर कौन है। तो ये चीज कहता उसका फाउंडर गू लाओ है। एंड ये चीज सुनते ही जाओचन की आंखों के अंदर एक चमक आ जाती है, क्योंकि गू लाओ वही पर्सन था जिसने सबसे पहले जाओ लिनियर की मदद की थी। गू लाओ वही पर्सन था जिसने सबसे पहले जाओचन के खिलाफ विद्रोह किया था। जाओचन ने इस बंदे को भी कुत्ता बना के मारा था। एट द एंड इसका हाथ भी काट दिया था, इसकी छाती के अंदर भी अपनी स्वॉर्ड डाल दी थी। इसे जाओचन ने पूरी तरीके से मार ही दिया था, इसलिए ये अधमरी हालत के अंदर जिंदा बच गया था। जाओचन को भरोसा नहीं हो रहा था, वो अभी पूरी तरीके से हैंडीकैप हो चुका है, यानी कि विकलांग। इस जैसा विकलांग भी एक अलायंस फॉर्म कर रहा है, पता नहीं कैसे दिन आ गए एंड इसके अलायंस के अंदर किस तरीके के लोग होंगे। के बाद जो जाओचन होता है वो बुद्धि सीजन से कहता है मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, जो अलायंस है एक्चुअल में इसमें किस तरीके के लोग, कि उसमें कितने पावरफुल लोग हैं, क्या उसमें कोई पावरफुल पर्सन है भी। के बाद बुद्धि सीजन कहता मेरे ख्याल से जो घुला हुआ है वो थर्ड सेलेस्टियल लेयर के ऊपर है एक्जुआ के। डेफिनेटली उसके पास एक हाथ नहीं है, इसलिए उसकी जो एक्चुअल एबिलिटीज है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। इसके अलावा साइकिक ली लिंग फैंग स्पेल मास्टर कार्टर दोनों भी थर्ड सेलेस्टियल लेयर के एक्सपर्ट्स हैं। इन तीनों के अलावा और 7 लोग हैं, इसके अंदर से 3 लोग तो थर्ड लेवल के ऊपर ही है लगभग, बाकी के कुछ लोग सेकंड के ऊपर है एंड कुछ लोग फर्स्ट के ऊपर। गुलाव को हटा दिया जाए तो एक्चुअल में उसके पार्टी के अंदर 2 और एक्सपर्ट है जो कि थर्ड सेलेस्टियल लेयर के ऊपर एक्जुआ एंड वो इंडीड काफी ज्यादा पावरफुल है। ये तीनों मिल जाते हैं तो डेफिनेटली उन लोगों की जो मिलिट्री पावर होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जाओचन को एक चीज समझ नहीं आ रही, विकलांग आदमी के अंडर में इतना ज्यादा पावरफुल लोग काम क्यों कर रहे हैं। चीज सुनने के बाद जो हीजान होता है वो हंसने लग जाता है एंड कहता है एक्चुअल में जो एवेंजर अलायंस है ये एक टेम्पररी अलायंस जो साइकिक ली लिंग फैंग है रेंट वैली से आता है, स्पेल मास्टर कार्टर नेचर अलायंस से आता है जो कि यार्ल डाउ के द्वारा स्टेबलाइज की गई है। अभी गाइस आप लोग समझ सकते हो में यहाँ पे हुआ क्या है। लीनियर ने अपने अलायंस के अंदर से एक बंदे को उनके अलायंस के अंदर भेजा कि साइकिक ली लिंग फैंग जो यार्डा है उसने अपने अलायंस के अंदर से एक बंदे को उनके अलायंस के अंदर भेजा कि स्पेल मास्टर कार्टर, ताकि कुल मिला के वो एवेंजर्स को थोड़ा सा पावरफुल कर सके। बाद में ये पूरे के पूरे एवेंजर को वो जाओचन के साथ भिड़ा सके। मिला के इस पूरे के पूरे अलायंस को बनाया इसलिए गया था ताकि वो जाओचन को टारगेट कर सके। तो जाओचन था वो ऑलरेडी 5th सेलेस्टियल लेयर के ऊपर पहुंच चुका था एक्जुआ के। अगर वो चाहे तो इस पूरे के पूरे अलायंस को खत्म कर सकता था। ये एक टेम्पररी अलायंस थी, इसकी मिलिट्री फोर्स भी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं थी। स्टिल एट द एंड ये एक अलायंस थी जिसके अंदर 10 पावरफुल लोग थे। डिसीजन जाओचन से कहता है तुम सही में रिस्क लोगे कि उनके पूरे अलायंस से भिड़ जाओ। जाओचन कहता है मैं डेफिनेटली एक ट्राई तो देना चाहूंगा, वरना लोग इसी तरीके से आके मुझे परेशान करते रहेंगे। वैसे भी जाओचन अपनी पावर्स का थोड़ा बहुत और शो ऑफ करना चाहता था, तो फ्यूचर के अंदर अगर लोगों को चाहे तो अपने अलायंस के अंदर रिक्रूट कर सके। लेकिन इस चीज के बारे में वो अभी बुद्धि सीजन को नहीं बताता, सीक्रेट को सीक्रेट ही रखता है। डेफिनेटली ये जो नई एवेंजर अलायंस है साथ वो भिड़ने के लिए मान चुका था। इसी के साथ ये जो न्यूज है ये काफी ज्यादा तेज से लाइटनिंग स्पीड के साथ फैल जाती है। जो जाओचन है वो एवेंजर अलायंस के साथ फाइट करने के लिए तैयार हो चुका है, और वो भी एक आध पर्सन से नहीं बल्कि पूरी की पूरी अलायंस से। इस चीज के बारे में सुन के काफी सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि जो जाओचन है वो सही में काफी ज्यादा एरोगेंट है, भले कितनी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो एक साथ 10 लोगों से कैसे फाइट कर सकता है। तरीके से कुछ दिन बीतते हैं एंड फाइनली वो दिन भी आ जाता है कि जब जाओचन एंड इन लोगों के बीच में फाइट होने वाली थी। लोग अरीना के अंदर मिलते हैं, काफी सारे लोग इन लोगों का मैच देखने के लिए आए थे। इस बार सही में काफी सारे लोग आए थे, लोग देखना चाहते थे कि आखिरकार ये जाओचन है कौन एंड ये क्या सही में इतना ज्यादा पावरफुल है। डेफिनेटली यहाँ पे काफी ज्यादा सुंदर सुंदर लड़कियां भी आई थी क्योंकि जाओचन की काफी ज्यादा तारीफ कर रही थी, के लिए जाओचन किसी हीरो से कम नहीं था। यहाँ पे गुलाब भी पहुंच जाता है जिसका एक हाथ ऑलरेडी कट चुका था, तो जाओचन को काफी गुस्से के अंदर देख रहा था। उसके अलावा उसके साथ और 2 लोग थे जो उसको फॉलो कर रहे थे एंड ये दोनों भी थर्ड सेलेस्टियल लेयर के ऊपर थे। समझ चुके होंगे कि ये 2 लोग कौन है, ये लीली फैंग एंड स्पेल मास्टर कार्टर है, फिर टेम्पररी गेस्ट है इनके अलायंस के। कि एक को भेजा है जाओ लिनियर ने, दूसरे को भेजा है यार्डाउ ने, वो भी चॉस का बदला लेना चाहता था। फाइनली हम लोगों को अरीना के अंदर देखने के लिए मिलता है जाओचन के सामने 10 लोग खड़े थे। गुलाब जाओचन से कहता है तुम अपने आप को विक्टिम मत समझना, कि ये चीज तुम काफी अच्छी तरीके से जानते हो, वो इंसान थे जिसने इस फाइट के ऑफर को एक्सेप्ट किया था एंड डेफिनेटली तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी ये चीज करके, अभी तुम्हें इस चीज का हज़राना भुगतना होगा। जाओचन कहता है तुम भी अगर फाइट करने के लिए तैयार हो चुके हो तो डेफिनेटली हम एक लाइफ एंड डेथ बैटल लड़ेंगे जब वक्त आ जाएगा। उसके बाद जाओचन कहता है कि मुझे एक साथ 10 लोगों को फेस कर, तो ये तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के अंदर तुम 10 के 10 लोगों के साथ फाइट कर सको, क्यों ना इस पूरे के पूरे ड्रैगन आइलैंड कोई एक वॉर जोन बना दिया जाए, क्यों ना हम एक छोटे से वैली को चूज करें जिसे हम सील कर दे, उस वैली के अंदर हम लोग फाइट करें। तो जो गुलाव था वो जाओचन के साथ हेड ऑन फाइट करना चाहता था, लेकिन उसकी बात सुनने के बाद समझ चुका था कि जो जाओचन है वो एक्चुअल में हिट एंड रन टैक्टिक्स का इस्तेमाल करना चाहता है। अगर वो वैली के अंदर फाइट करता है तो छुपने के लिए काफी सारे पेड़ मिलेंगे, वो उन्हें अपने डिफेंस कवर की तरह इस्तेमाल कर सकता है। स्टिल गुलाव को ऐसा लगता है कि एक सील्ड अप वैली के अंदर वो कितना ही भागेगा, एट द एंड वो हमारे लिए एक इजी टारगेट ही होगा। ये चीज सुनने के बाद जो जाओचन होता है वो ऑडियंस की तरफ देखता है, कहता तो हम एक सील्ड अप वैली को चूज करेंगे ताकि हम वहाँ पे बैटल कर सके। जो वैली होगी ये बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं होगी, बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं होगी। जो ड्रैगन आइलैंड था उसके अंदर काफी सारे माउंटेन रेंजेस थे, इसके अंदर छोटी मोटी वैली की कोई भी कमी नहीं थी। जल्दी एक सूटेबल लोकेशन ढूंढता है। लोकेशन थी इसकी जो लेंथ थी
वो लगभग 3 से 4 माइल्स के आसपास थी। पूरी की पूरी लोकेशन डेंस जंगल से घिरी हुई थी। डेफिनेटली ये काफी अच्छी जगह थी एक लाइफ एंड डेथ बैटल को कंडक्ट करने के लिए। ये जो जगह थी ये काफी सारी अलायंसेस के द्वारा चूज की गई थी, यानी कि यहाँ पे इनकी जो फाइट हो रही है डेफिनेटली यहाँ पे ये तो अकेले नहीं होंगे और भी काफी सारे अलायंसेस के लोग आए होंगे। पिछले बार जो लोग नहीं आए थे वो लोग भी इस बार आए थे। इस जगह को इसलिए भी चूज किया गया था क्योंकि ये जो जगह थी इस फॉरेस्ट के अंदर काफी ज्यादा कम पेड़ थे, इस वजह से वो लोग काफी ज्यादा इजिली इन लोगों की फाइट को ऑब्जर्व कर पाएंगे। अगर बहुत ही ज्यादा घने जंगल में चले जाएंगे इन लोगों को वहां से देख पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फाइनली ये लोग एक दूसरे के सामने खड़े हो चुके थे। एक तरफ था जाओ चैन, दूसरी तरफ थे 10 बंदे ये एवेंजर अलायंस के थे। इन लोगों के बैटल स्टार्ट हो जाता है। बैटल के स्टार्टिंग के अंदर ही जो जाओ चैन होता है वो तुरंत अपने ऑरा को एकदम से बढ़ा देता है, काफी ज्यादा तेजी से उन लोगों की तरफ भागता है। इस देख के काफी सारे लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। वे लोगों को ऐसे लग रहा था कि जो जाओ चैन है वो गोरिल्ला वॉलपेयर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करेगा, यानी कि कुल मिला के जो जाओ चैन है वो पेड़ों के ऊपर छुप छुप के इन लोगों के ऊपर अटैक करेगा। बट जैसी बैटल शुरू हुआ था जाओ चैन ने डायरेक्टली उनके ऊपर हल्ला बोल कर दिया था। चैन एक सूरज की तरह चमक रहा था, उसकी बॉडी से निकलने वाला और काफी ज्यादा पावरफुल था। साथ उसके हाथों के अंदर 2 ब्लेड्स भी देखने के लिए मिल सकते थे। इन एन इंस्टेंट वो काफी सारे लोगों से काफी सारे एक्सचेंज कर लेता है। स्टार्टिंग के अंदर ही वो एक मेंबर को मार भी देता है कि गर्दन वो डायरेक्टली हवा के अंदर उड़ा देता है। सीन काफी ज्यादा शॉकिंग था कि अभी बैटल स्टार्ट भी नहीं हुआ था एंड जाओ चैन ने एक बंदे को मार भी दिया उनके ग्रुप के। चैन पूरी तरीके से खून से रंग चुका था, बाल भी पूरी तरीके से खुल चुके थे। एक तरीके का डीमन लॉर्ड लग रहा था। जो गुलाव, साइकिक, लिंक फैंग एंड स्पेल मास्टर कार्टर होता है, ये लोग जाओ चैन के ऊपर कंटिन्यूसली अटैक कर रहे थे। जो जाओ चैन था वो काफी ज्यादा फुर्तीला था, काफी सारी आफ्टर इमेज पीछे छोड़ रहा था, इसके अटैक से डॉज कर रहा था। पहले वो छोटे मोटे लोगों को मार रहा था। चैन वैसे तो 5th सेलेस्टियल लेयर के ऊपर था एक्सुआ के, वो इस वक्त अपनी सारी की सारी पावर नहीं दिखाना चाहता था, इसलिए वो बस 4th सेलेस्टियल लेयर तक की पावर को दिखा रहा था। उसने सोचा था कि जब सही टाइम होगा वो डेफिनेटली अपनी 5th सेलेस्टियल लेयर की पावर को दिखाएगा, अभी लोगों को सरप्राइज कर देगा। कुछ टाइम तक ये बैटल चलता है एंड कुछ ही टाइम के अंदर 2 और लोग मारे जाते हैं। इस बैटल को स्टार्ट हुए कुछ टाइम भी नहीं हुआ था कि ऑलरेडी गुलाव की पार्टी के अंदर से 3 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। चैन अपना एकदम इस वक्त भी पूरी तरीके से टन था, इस तरीके का एक किलिंग मशीन लग रहा था। अंदर काफी ज्यादा ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ तो जाओ चैन ने अपनी पावर्स को काफी ज्यादा रिस्ट्रेन करके रखा था इस वक्त। उसके बाद भी कोई भी उसका बाल भी बाकी नहीं कर पा रहा था। गुलाव जोर से चिल्लाता है एंड कहता है इसको भी सेपरेट होने की कोई जरूरत नहीं, सब लोग एक जगह पे आ। गुलाव की भी फटके 1000 हो चुकी थी, वो पसीने से पूरी तरीके से तरबतर हो चुका था। पहले भी जाओ चैन के साथ फाइट कर चुका है, तो जानता है कि जाओ चैन कितना ही ज्यादा पावरफुल है। अभी तक काफी सारे लोग ऐसा सोच रहे थे कि जाओ चैन ने इस जगह के ऊपर फाइट करने के बारे में इसलिए सोचा था कि वो यहाँ पे कवर ले सके, कि वो यहाँ पे उनके साथ हेड ऑन बैटल ना कर सके। जो जाओ चैन था उसे घंटा भी फर्क नहीं पड़ता था। मेन रीजन था जाओ चैन ने इस वैली के अंदर फाइट करने के लिए इसलिए चूज किया था कि जब वो अपनी ट्रू पावर्स को दिखाए, सेलेस्टियल लेयर की पावर्स को, उस टाइम जो गुलाव एंड बाकी के लोग हैं वो यहाँ से भाग ना सके। डेफिनेटली अरीना के अंदर कोई ना कोई इंटरफेयर कर सकता है, वहां से कोई भाग भी सकता है। ये चीज मुझे थोड़ी सी अजीब लगी। कुल मिला के ऑथर ने यही रीजन दिया जाओ चैन ने इस जंगल के अंदर फाइट कंडक्ट कराई कि यहाँ से कोई भी भाग ना सके। ली फैंग काफी ज्यादा तेजी से जाओ चैन की तरफ भागते हुए उसने अपनी पावर्स को लिमिट तक पुश कर दिया था। साथ हम लोग को स्पेल मास्टर कार्टर भी देखने के लिए मिल सकता था। आसमान के अंदर उड़ रहा था, हवा से काफी सारे मैजिक जाओ चैन के ऊपर फेंक रहा था, यानी कि आसमान के ऊपर से भी गोले बरस रहे थे जाओ चैन के ऊपर। जाओ चैन इजिली इन सब चीजों को डॉज कर रहा था, कुछ पेड़ों वेड़ों का भी सहारा ले रहा था बीच बीच में। जाओ चैन ने अपने मन ही मन डिसाइड कर लिया था कि वो इन तीनों को लास्ट के अंदर हराए। इससे पहले कि वो इन तीनों के साथ फाइट करे, वो सबसे पहले जितने भी वीकर प्रैक्टिशनर्स है, फिर बाकी के जो 7 लोग हैं उन लोगों से निपट लेगा। 7 में से भी 3 को तो मार ही दिया था जाओ चैन ने, तो बचे थे कुल मिला के बस कुछ 4 लोग। चैन इन तीनों के अटैक्स को डॉज करता है, एक जोर की दहाड़ मारता है हवा के अंदर। जो साइकिक लीलिंग पैंग हवा के अंदर उड़ रहा था, जाओ चैन की इस रोर अटैक से पूरी तरीके से हिल के रख जाता है। चैन का जो रोर अटैक था काफी ज्यादा पावरफुल था, उसके मुंह से खून आ जाता है। इसी के साथ 2 लोगों को और जाओ चैन मार देता है। कुल मिला के जाओ चैन अभी तक 6 लोगों को मार चुका था, एक बंदा बचा था जो कि कमजोर था, बाकी के 3 मेन लोग थे। फिलहाल के लिए जाओ चैन उस एक बंदे को छोड़ देता है, गुलाव के ऊपर फोकस करता है। जाओ चैन काफी ज्यादा तेजी से आगे बढ़ता है कि हर एक कदम के साथ जमीन के ऊपर क्रैक्स आ रहे थे, लग रहा था उसका वेट किसी जायंट जैसा है, क्योंकि ऑलरेडी फट चुकी थी। वो इस मैच के आउटकम को भी डिसाइड कर चुका था, चाहे कुछ भी हो जाए। पता था कि आज वो मरने वाला है, इसलिए वो यहाँ से भाग नहीं सकता था। अगर वो आज मरता भी है तो वो एक रेपुटेबल मौत मरना चाहता था। जब जाओ चैन गुलाव के ऊपर अटैक कर रहा था तो जो साइकिक लीलिंग फैंग था, स्पेल मास्टर कार्टर था, ये दोनों के दोनों जाओ चैन के ऊपर अटैक कर रहे थे। जाओ चैन इन दोनों को अवॉइड करके, इन दोनों को अटैक्स को डॉज करके गुलाव के ऊपर धमाधम बजा रहा था। इसी के साथ जो गुलाव की हालत थी वो भी काफी ज्यादा बेकार हो चुकी थी, इवन खड़े होने लायक भी नहीं बचा था। गुलाव काफी ज्यादा बेइज्जत फील कर रहा था, वो जोर से दहाड़ता है, जाओ चैन की तरफ जाने लग जाता है भाग। जाओ चैन के पीछे का जो फॉरेस्ट था वो इंस्टेंट के अंदर पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है, क्योंकि गुलाव ने अपनी पावर्स को पूरी तरीके से लिमिट तक पुश कर लिया था। लगा था कि मे बी इस अटैक से वो जाओ चैन को थोड़ा बहुत हैवीली इंजर कर सके, बट उसके पूरे के पूरे एफर्ट जो थे वो बर्बाद गए। जैसे ही जाओ चैन ने अपने लेफ्ट हैंड को वेव किया था, हाथों के अंदर से निकलने वाला जो हेवनली ब्लेड था उसने सामने वाले पूरे के पूरे ग्लोरियस डिवाइन रेडियंस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था। जो भी गुलाव ने उसके ऊपर अटैक किया था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। और जो जाओ चैन का हेवनली ब्लेड अटैक था, इसने गुलाव के अटैक को डिस्ट्रॉय करने के बाद गुलाव की बॉडी को पूरी तरीके से 2 हिस्सों के अंदर काट दिया था, कि एक तरीके से कंधे से डायगनली स्लैश किया था। उसके बॉडी के 2 हिस्से जो कि दूर उड़ते हुए जाते हैं, और तरफ खून बिखर चुका था। इसी के साथ जो गुलाव था वो भी पूरी तरीके से मर चुका था। कहा जाए तो इस वक्त तक जो जाओ चैन था वो ऑलरेडी जीत चुका था। ये एवेंजर का जो मेन फाउंडर था वही मारा जा चुका है, इसका मतलब जाओ चैन जीत चुका है। उसके बाद भी ये जो बैटल है ये रुकता नहीं है, चारों तरफ सब लोग जाओ चैन के लिए ताली
तालियां मजा रहे थे। इनफैक्ट उन लोगों को ये जो बैटल था ये काफी ज्यादा क्रूल भी लग रहा था, लेकिन ये काफी ज्यादा इंटेंस भी लग रहा था। इस वक्त 3 लोग आपस में फाइट कर रहे थे, जाओ चैन, साइकिक ली ली फैंग एंड स्पेल मास्टर कार्टर। कभी बिजली कड़क रही थी तो कभी एनर्जी ब्लेड निकल रहे थे, कभी फ्लेम निकल रही थी तो कभी झाड़ पत्तियां बाहर आ रही थी। यहाँ पे रंग बिरंगे अटैक्स हो रहे थे कि लगातार एक के बाद एक हो रहे थे। स्टिल चाहे कुछ भी हो, जाओ चैन को इन सब चीजों से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हम लोग को देखने के लिए मिलता है साइकिक ली ली फैंग वो अपनी एक्सोटिक एबिलिटीज को बाहर निकालता है, एक्चुअल में एक पावरफुल स्पिरिचुअल इल्यूजन क्रिएट करता है पूरे के पूरे वैली के अंदर। वो जाओ चैन को इस इल्यूजन के अंदर फंसाना चाहता था, उसके बाद उसके ऊपर अटैक करना चाहता था। जाओ चैन को इस चीज से घंटा भी कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके स्पिरिचुअल इल्यूजन को एक ह्यूज एनर्जी ब्लेड से खत्म कर देता है। इसके अलावा उसके ऊपर आसमान के अंदर से जितने भी अटैक हो रहे थे, सारे अटैक से बचने के लिए जाओ चैन तुरंत आसमान के अंदर काफी सारी शील्ड्स बना देता है। ये सारी की सारी जो गोल्डन शील्ड्स थी वो जाओ चैन को आसमान अटैक से बचा रही थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि एक स्पेल मास्टर ही हवा के अंदर उड़ सकता है। जाओ चैन इस वक्त जमीन के ऊपर से ही फाइट कर रहा था, उसके ऊपर आसमान से अटैक हो रहे थे, डेफिनेटली वो उन्हें बस ब्लॉक कर सकता था। इसी चीज से जाओ चैन का दिमाग थोड़ा सा खराब हो जाता है। जाओ चैन कुछ हैंड सिंबल्स बनाता है, काफी ज्यादा पावरफुल स्लैश क्रिएट करता है। ब्लेड लाइट होती है वो स्पेल मास्टर कार्टर के सारे अटैक्स को खत्म कर देती है। इसी के साथ वो जो पियरलेस स्वॉर्ड रेडियंस होती है स्पेल मास्टर कार्टर को भी पूरी तरीके से काट के रख देती है। वही दूसरी तरफ से जो जाओ चैन होता है वो साइकिक ली फैंग के ऊपर भी अटैक कर देता है, उसे भी वो अपनी एक स्वॉर्ड रेडियंस की मदद से काट देता है। मिला के एक ही बारी के अंदर जाओ चैन ने दोनों को मार दिया था। इन दोनों की डेड बॉडीज आसमान से जमीन के ऊपर पटकती है। सभी लोग पूरी तरीके से शॉक हो चुके थे। जाओ चैन ने एक ही अटैक के अंदर 2 लोगों को मार दिया था। जाओ चैन था वो 5th सेलेस्टियल लेयर के ऊपर था एक्जुआ के, शायद से इस वक्त उसे कोई भी नहीं रोक सकता था। के लिए पूरे के पूरे एंटायर अलायंस को खत्म कर दिया था। सब लोग जाओ चैन को चीयर करने लग जाते हैं, सब लोग चिल्लाने लग जाते हैं। जो जाओ चैन होता है वो वैली को छोड़ता नहीं है, वैली के अंदर काफी तेजी से भागने लग जाता है। तो समझ नहीं आ रहा था कि जाओ चैन अभी कहाँ जा रहा है। तभी सब लोगों को याद आता है एवेंजर का एक बंदा जो वैली के डेप्थ के अंदर भाग गया था, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि जाओ चैन उसके पीछे क्यों भाग रहा है। एट द एंड वो तो बस एक पॉन था, एक मोहरा तो इतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं था, तो उसके पीछे भागना क्या जरूरी है, क्या उसे मारना भी जरूरी है। कुछ टाइम के बाद सभी लोगों को पता चल जाता है कि ये सब लोग काफी ज्यादा गलत समझ रहे हैं। एक्चुअल में लास्ट में जो बंदा बचा हुआ है कोई प्यादा नहीं है, क्योंकि उसके बीच में जाओ चैन के बीच में वैली के बीच में काफी ज्यादा घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है। तो देख लेते हैं कि जिस बंदे को वो कमजोर समझ रहे थे डेफिनेटली कमजोर नहीं है। ऐसे देखा जाए तो वो गुलाव के पार्टी के अंदर से सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन है। अभी तक उसने अपनी आइडेंटिटी को छुपा के रखा था, एंड वो जो बंदा था वो एक्चुअल में एक टेरिफाइंग स्पेल मास्टर था। उसी टाइम के बाद जाओ चैन इस बंदे की आइडेंटिटी को भी समझ चुका था। ये बंदा और कोई नहीं, ये लैंडे था कि यांग क्विंग चैन के साथ रहता था। वैसे तो इसका हुलिया थोड़ा सा अलग था एंड इसके पीले बाल थे, लेकिन इस वक्त इसने अपना हुलिया बदल के रखा था पूरी तरीके से। अपने मुंह के ऊपर कुछ कोयला रगड़ के रखा था, उसने अपने बालों को भी लाल कर दिया था कुछ ग्रासेस की मदद से। जो जाओ चैन था वो भी इसे स्टार्टिंग के अंदर नहीं पहचान पाया था। चैन लैंडे की तरफ देखता है, कहता है लैंडे तुम मेरे ऊपर क्यों अटैक कर रहे हो। लैंडे कहता है डेफिनेटली इस रिस्क को लेना चाहता, कोई भी रिग्रेट्स नहीं है। लैंडे अभी भी काफी ज्यादा एरोगेंट बिहेव कर रहा था जैसे कि वो पहले किया करता था। चैन कहता है सिंस अगर तेरे को मेरे से पिटने का इतना ही ज्यादा शौक है तो तेरी ये ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूँ। वैसे भी जाओ चैन ने ये सारी चीजें एक्सपेक्ट की थी, पता था आज नहीं तो कल यांग क्विंग चैन एंड लैंडे ये डेफिनेटली उसके ऊपर हमला करेंगे, बट उसने सोचा नहीं था कि वो इस तरीके से करेंगे। स्टिल कोई दिक्कत नहीं थी। जो अपना जाओ चैन था वो 5th सेलेस्टियल लेयर के ऊपर था। अभी तक तो उसने अपनी पावर्स भी नहीं दिखाई थी 5th सेलेस्टियल लेयर वाली। लैंडे 4th सेलेस्टियल लेयर के ऊपर था। स्टार्टिंग के अंदर इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा घमासान युद्ध होता है। दोनों की दोनों ही अपनी 4th सेलेस्टियल लेयर तक की पावर्स का इस्तेमाल कर रहे थे। वैसे तो लैंडे तो वैसे ही 4th सेलेस्टियल लेयर के ऊपर है। जाओ चैन ने भी अभी तक अपनी सारी पावर्स को नहीं दिखाया। लोगों की फाइट के साथ आसपास के जितने भी पेड़ थे वो सारे के सारे उखड़ रहे थे कि पूरी वैली डिस्ट्रॉय हो रही थी। भी भरोसा नहीं हो रहा था कि एवेंजर के अंदर एक्चुअल में इतना था पावरफुल पर्सन था, क्योंकि शायद से अभी तक का मोस्ट टेरिफाइंग एक्सपर्ट था। सही में जाओ चैन के साथ 1v1 के अंदर फाइट कर पा रहा है ना। अभी तक वो सब मिलके भी जाओ चैन का कुछ भी नहीं उखाड़ पाया। जो लैंडे था वो काफी था केयरलेस था एंड काफी था एरोगेंट। भले एक स्पेल मास्टर था एंड ये आसमान के अंदर से अटैक कर सकता था जाओ चैन के ऊपर, स्टिल अटैक करते करते वो जाओ चैन के नजदीक आ जाता है। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। हम लोग को देखने के लिए मिलता है पूरा का पूरा जो आसमान होता है काफी था ब्राइट रेडियंस के साथ चमकने लग जाता है। काफी ज्यादा पावर के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही थी। जाओ चैन था उसने फाइनली अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को रिवील कर दिया था, यानी कि उसने अपने 5th सेलेस्टियल लेयर की पावर को रिलीज कर दिया था। इसी के साथ उसके अंदर से निकलने वाला जो पावरफुल ऑरा एंड पावरफुल रेडियंस होती है लैंडे को पूरी तरीके से घेर लेती है। लैंडे समझ चुका था कि उसकी हालत अभी बेकार होने वाली है। तुरंत काफी सारे मंत्र पढ़ना शुरू करता है। उसके सामने एक काफी ज्यादा बड़ी टेरिफाइंग पर्पल कलर की लाइटनिंग शील्ड आ जाती है एंड एक पर्पल कलर की लाइटनिंग ब्लैक फ्लेम जो कि उसकी पूरी बॉडी को कवर कर लेती है। जाओ चैन से बचना चाहता था। एक 5th सेलेस्टियल लेयर का प्रैक्टिशनर काफी ज्यादा पावरफुल होता है। इसी के साथ जाओ चैन ने आराम से उसे पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया था। भी एक स्पेल मास्टर के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है अगर एक बार उसे एक मार्शल आर्टिस्ट ने पकड़ लिया। देखा जाए तो जो मार्शल आर्टिस्ट है वो हवा के अंदर नहीं उड़ सकते, इसलिए वो क्लोज कॉम्बैट के अंदर काफी पावरफुल होता है। जो स्पेल मास्टर्स होता है वो हवा में उड़ के हवा में दूर से अटैक करते हैं। उनका जो क्लोज कॉम्बैट होता है वो इतना पावरफुल नहीं होता। उनके जो लॉन्ग डिस्टेंस अटैक होते हैं वही काफी पावरफुल होता है। इस वक्त उसने अपने ऊपर एक डिवाइन आर्मर लगा दिया अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। इससे भी कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जाओ चैन आसमान के अंदर कूदता है एंड एक घूमती हुई लात उसके सर के ऊपर मारता है। लात को खाते ही जो जाओ चैन होता है वो धीरे धीरे करके अपनी कॉन्शियसनेस को खोने लग जाता है। तुरंत वो
वो किसी कटी पतंग की तरह पेड़ों के ऊपर गिरते हुए जमीन के ऊपर गिर रहा था। जाओचैन इसे वापस से आसमान के अंदर उड़ने का मौका नहीं देता एंड वापस से उसके छाती के ऊपर एक ड्रॉप किक मार देता है एंड उसे जमीन के ऊपर लाके चिपका देता है। जो लैंडे का डिवाइन आर्मर था वो भी टूट चुका था इस वक्त। जाओचैन ने उसे लात मार मार के तोड़ दिया था। साथ लैंडे की काफी सारी रिब्स भी टूट चुकी थी। वो कुत्ते की तरह चिल्ला रहा था इस वक्त, समझ चुका था कुल मिला के उसकी कोई औकात नहीं है इस वक्त। अभी वो बस एक पंचिंग बैग है जाओचैन के लिए। जाओचैन था वो पूरी तरीके से जंगली बन चुका था। वो लैंडे को छोड़ता नहीं, नाच नाच के वो काफी ज्यादा फैंसी से अटैक कर रहा था। कभी ठुड्डी में पंच मार रहा था तो कभी सर के ऊपर, कभी छाती में मार रहा था तो कभी पाव के ऊपर। मिला के जाओचैन ने इसे बजा दिया होता है पूरी तरीके से। इसी के साथ लैंडे के बॉडी के ऊपर जितना भी आर्मर होता है वो भी पूरी तरीके से शटर हो चुका था। इस आर्मर को शटर करते करते जाओचैन ने 15 से 20 हड्डियां उसकी तोड़ दी थी अंदर से। में वैसे तो जो लैंडे था वो जाओचैन की स्ट्रेंथ चेक करने के लिए आया था, बट यहाँ पे पूरा का पूरा सीन चेंज हो चुका था। तो जो जाओचैन था वो देख रहा था कि इसकी हड्डियां कितनी मजबूत है, उसके आर्मर के साथ उसकी हड्डियों को तोड़ रहा था। डैंड जाओचैन एक घुमा के लात मारते हुए उसके छाती पे मारते हुए कहता है तेरी औकात नहीं है मेरे सामने। यही चीज किसी टाइम पे लैंडे ने जाओचैन को कही थी, तुम्हें अपनी औकात के अनुसार किसी का पीछे करना चाहिए। आज जाओचैन ने उसे उसकी औकात याद दिला दी थी। तो जो जाओचैन था वो डेफिनेटली लैंडे को पूरी तरीके से मार देना चाहता था, कि वो उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था। उसे जिंदा छोड़ता है तो डेफिनेटली वो अपने लिए काफी ज्यादा पावरफुल एनिमी छोड़ देगा। यांग क्विंग एंड लैंडे ये डेफिनेटली फ्यूचर के अंदर दोबारा से आएंगे उसके साथ फाइट करने के लिए। जो लैंडे था वो भी मरना नहीं चाहता था। तो सभी के अंदर काफी ज्यादा एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग विल होती है जिंदा रहने के लिए। लैंडे होता है वो अपनी जिंदगी को रिस्क में डाल देता है, अपनी लाइफ एसेंस का इस्तेमाल करते हुए एक फॉरबिडन स्पेल को कास्ट करता है। इसके थ्रू वो अपनी फोर्सफुली अपनी लाइफ फोर्स को एक्सट्रैक्ट करता है, अपने डिवाइन आर्मर को वापस से रिप्लेनिश करता है। जो आर्मर जाओचैन ने उसे मार मार के तोड़ दिया था उसे वापस से रिक्रिएट कर लेता है। तो उसकी जो बॉडी थी वो पूरी तरीके से एक गोल्डन सन की तरह चमक रही थी। जैसे तैसे करके वो जाओचैन के एक चंगुर से भी बच चुका था। जो जाओचैन था उसे आज लैंडे को छोड़ने का कोई भी मूड नहीं था, इसलिए जाओचैन धर के काफी सारे मुक्के मार देता है लैंडे को। वजह से लैंडे जो होता है वापस से जमीन के ऊपर गिर जाता है। चाहे कुछ भी हो जाए आज लैंडे के वो टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था, चाहे वो कोई आर्मर पहन ले या कुछ भी। आर्मर को भी जाओचैन तोड़ता रहता है। इसे तोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत तो आ रही थी, लेकिन स्टिल इसके आर्मर के ऊपर पूरी तरीके से क्रैक आ चुके थे। इसी के साथ जो लैंडे के छाती के हड्डियां थी वो भी और ज्यादा टूटते जा रही थी। वक्त उसे इतना ज्यादा दर्द हो रहा था, उसे मन कर रहा था कि वो खुद की जान ले, लेकिन एट द एंड वो वापस से अपनी बची कुछ लाइफ फोर्स को वापस से बर्न करता है। जैसे तैसे करके जमीन से उठ के आसमान के ऊपर उड़ता है, मिटियोर की तरह काफी तेजी से इस वैली के एंड के अंदर चला जाता है। कुल मिला के इस जगह से भाग जाता है। जो जाओचैन होता है वो उसका पीछे नहीं करता, वो वैसे भी जानता था कि जाओचैन उसका पीछा नॉर्मली नहीं कर सकता। इस वक्त आसमान के अंदर उड़ रहा है, मे भी शायद से जाओचैन पेड़ों की मदद से उसका पीछा कर सकता था, बट जाओचैन ने ऑलरेडी उसकी हालत इतनी ज्यादा बेकार कर दी थी कि बॉडी के अंदर सारी की सारी हड्डियों को तोड़ दिया था। इसी के साथ शायद से वो अगर जिंदा भी बच जाता है तो वो पूरी तरीके से विकलांत हो जाएगा। एक विकलांत बंदा शायद ही उसका कुछ उखाड़ पाएगा फ्यूचर के अंदर। वो जिंदा रह भी जाता है तो उसे लाइफ टाइम याद रहेगा कि जाओचैन ने उसे किस तरीके से बेइज्जत करके मारा था। एक तरीके से शायद से यही इसके लिए सही सजा होगी। ये चीज सोच के जाओचैन उसे छोड़ देता है कि अगर वो जिएगा भी तो हर दिन मर मर के जिएगा। के साथ जितने भी लोग होते हैं सारे के सारे चिल्लाने लग जाते हैं, वो सारे के सारे जाओचैन को चीयर करने लग जाते हैं। उन लोगों ने इस तरीके का बैटल आज तक नहीं देखा था। जाओचैन ने सिंगल हैंडेडली द एवेंजर को चैलेंज किया था, एक ही दिन के अंदर द एवेंजर को पूरी तरीके से नामो निशान मिटा दिया। काफी सारे अलायंसेस थी जो कि जाओचैन को अपने ग्रुप के अंदर इनवाइट करना चाहती थी, बट जाओचैन सभी लोगों को अवॉइड कर देता है। काफी ज्यादा तेजी से वैली के अंदर चला जाता है, तो सभी लोगों को रुक रुक के मना नहीं करना चाहता था। इस तरीके से वो उन लोगों की डिसरिस्पेक्ट करता, इसलिए बातों को टेढ़ा मेढ़ा घुमा के या फिर इनडायरेक्ट रिप्लाई करते हुए जाओचैन जैसे तैसे करके यहाँ से भाग जाता है। स्टिल जैसे तैसे करके कुछ लोग जाओचैन को पकड़ ही लेते हैं। ये रास्ते के अंदर जाओचैन को एक लड़की दिख जाती है जो कि रेड पाउडर अलायंस से थी। दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, काफी ज्यादा सेक्सी भी। डेफिनेटली जाओ लिनियर एंड यांग क्विंग के बाद जाओ लिनियर एंड यांग क्विंग हमेशा हम लोगों को गुस्से में देखने के लिए मिलता है, बट ये जो लड़की थी ये उनके अपोजिट में थी। फेस के ऊपर एक स्माइल थी, ये थोड़ा सा फ्लर्टी टोन के अंदर जाओचैन के साथ बात करती है। हालांकि ये जाओचैन को किसी भी हालत के अंदर अपने ग्रुप के अंदर बुला लेना चाहती थी। कुल मिला के अगर जाओचैन को वो अपने प्यार में फंसा भी लेती है, इस चीज से भी उसे कोई भी दिक्कत नहीं थी। आफ्टर ऑल जो जाओचैन था वो इस वक्त काफी ज्यादा पॉपुलर पर्सन था, साथ ही साथ एक हीरोइक पर्सन। यदि उसे जाओचैन से अच्छा लड़का मिल पाता, ये लड़की हो चुकी थी जाओचैन के ऊपर लट्टू। जो जाओचैन था वो थोड़ा सा अपना सख्त लौंडा था, जैसे तैसे करके बातों को घुमाते हुए इस लड़की से भी दूर जाने की कोशिश करता, क्योंकि वो किसी भी अलायंस को नहीं ज्वाइन करना चाहता था। वैसे भी इस बैटल के अंदर उसने काफी सारी एनर्जी का यूज कर लिया है अपने। अगर वो ज्यादा टाइम तक यहाँ पे रुका भी शायद से कोई उसके ऊपर अटैक कर सकता है। अगर उसके ऊपर दोबारा से अटैक हुआ तो वो मे भी काफी ज्यादा खतरे में पड़ सकता है, क्योंकि इस वक्त वो फाइट नहीं करना चाहता था किसी से भी। इसलिए वो जैसे तैसे करके इस जगह से निकल जाता है। लेकिन जैसे वो इस जगह से निकल रहा था वो थोड़ी सी आगे जाता है एंड वापिस से उसके सामने एक सुंदर लड़की खड़ी हो जाती है। ये लड़की पिछले वाली लड़की से ज्यादा सुंदर लड़की थी। अगर ये पिछले वाली लड़की से ज्यादा सुंदर लड़की थी तो डेफिनेटली ये यांग क्विंग थी। लड़की को देख के जाओचैन पूरी तरीके से शॉक हो जाता है, उसे भरोसा नहीं हो रहा था अब ये क्या कर रही है यहाँ पे। अगर ये जाओचैन के सामने आई है तो डेफिनेटली इनके बीच में लफड़ा होने वाला है। इनके बीच में लफड़ा होगा या नहीं होगा ये तो आपको पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। प्लीज यार जाने से पहले एक अच्छा सा कमेंट कर दो। वैसे इस नोवेल के ऊपर बहुत ज्यादा अच्छे व्यूज तो नहीं आ रहे, तो कम से कम जितने व्यूज आ रहे हैं यानी कि जितने लोग देख रहे हैं उन लोगों के कमेंट से ही मैं कमेंट पढ़ के थोड़ा बहुत खुश हो जाऊँ। कुछ पॉजिटिव कमेंट कर देना, नेक्स्ट एपिसोड मत लिखना। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन वगैरह पूछना हो या फिर कुछ तारीफ करनी होगा तो डेफिनेटली कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।